नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आउटकम था अर्थ समिट, जो कि रियो अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इस नाम से भी जाना जाता है। उसका एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके डिफरेंट मीटिंग हुई, जैसे हम जानते हैं कि जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। तो उन जो डिफरेंट मीटिंग्स हुई उनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी कंडक्ट कराई गई, जिसमें से कुछ आउटकम निकला, कुछ परिणाम निकला क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो उन बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक बाली, जो कि इंडोनेशिया में मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, जिसे बाली रोड मैप आउटकम निकला या बाली एक्शन प्लान आउटकम निकला। इस तरीके के कुछ प्रमुख आउटकम है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी जो मीटिंग्स होती हैं, जिनमें जो पार्टीज होती हैं, बेसिकली कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं, वो पार्टीज मीट करती हैं, मिलती हैं और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए मुद्दों पर डिस्कस करती है। उन्हीं को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग के नाम से जाना जाता है। तो पहली जो मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज थी, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग के नाम से जाना जाता है, वो 1995 में पहली मीटिंग हुई थी, जिसे बर्लिन जर्मनी में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी में पहला यूएनएफसीसी का सम्मेलन जर्मनी के बर्लिन में हुआ था, जो कि 1995 में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी, बर्लिन जर्मनी में हुई थी। वहीं अगर सेकंड मीटिंग की बात करते हैं, जो कि पहली मीटिंग में ऐसा कुछ खास इसका आउटकम नहीं हुआ, लेकिन ये पहली मीटिंग थी इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। वहीं जो नेक्स्ट मीटिंग 1996 में हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की सेकंड मीटिंग थी, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। जिनेवा एज ए सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, जबकि राजधानी स्विट्जरलैंड की बर्न है। ये याद रखने की चीज़ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया था, जो एक आईपीसीसी हमने डिस्कस किया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, जिसका गठन यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और डब्ल्यूएमओ यानी वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान दोनों ने मिलकर 1988 में इसका गठन किया था, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्लाइमेट चेंज से बेसिकली जुड़ी हुई। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज की सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट आई थी 1995 में, उसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सेकंड मीटिंग थी 1996 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जैसे कि मैंने इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी को डिस्कस किया है लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है नॉलेज टीम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि अभी तक जो है ना 5 रिपोर्ट आ चुकी है। पहली 1990 में आई थी, दूसरी 1995 में, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इसको डिस्कस किया गया था, तीसरी 2001, फिर चौथी 2007 और पांचवी 2014 में जो आई थी। अब 2014 की जो रिपोर्ट थी पांचवी, वो बेसिस था जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फ्रांस में, तो उसका वो बेसिस था। तो इस तरीके से जो सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट आई थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज की, वो 1995 में, उसको जो उसमें क्लाइमेट चेंज से जो निपटने के लिए या क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को उसमें डिस्कस किया गया था, उसको अडॉप्ट किया गया था इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की सेकंड की मीटिंग में 1996 में। इनमें बेसिकली जो आउटकम निकल के आया था सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग में, इसमें एक यूनिफॉर्मली वे में हार्मोनाइज पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया था इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हर कंट्री उसको ने ये प्रपोजल रखा था कि उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको टारगेट दिया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टारगेट को अचीव करने में, रादर देन एक यूनिफॉर्म वे में सबको जो है ना एक टारगेट दिया जाए। और बेसिकली कॉल्ड फॉर लीगली बाइंडिंग मिड टर्म टारगेट, और ये भी इसमें आउटकम निकल गया कि लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी बाइंडिंग होना चाहिए कोई भी टारगेट को मीट करने के लिए, और उसका जो टारगेट है वो मिड टर्म होना चाहिए, मध्यावधि लक्ष्यों के तहत। मतलब कोई लॉन्ग टर्म ऐसा टारगेट ना हो ताकि उसका रिव्यू ना हो सके पीरियोडिकली। तो एक मध्यतम लक्ष्य के लिए मतलब मध्यावधि के लिए उसको टारगेट दिया जाए और लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आउटकम 2 इसमें से निकल के आए थे। वहीं एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 4th मीटिंग जो हुई थी 1998 में ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना की कैपिटल है, वहां पर हुई थी। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से 2 नॉन एनेक्स कंट्री थी, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि जो कंट्रीज थी
उनको डिवाइड किया गया था एनेक्स 1 कंट्री, एनेक्स 2 कंट्री। बेसिकली इनमें दोनों में डेवलप्ड कंट्री को रखा गया था जो कि रेस्पॉन्सिबल थी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के थ्रू देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत जो है ना। तो यहाँ पर जो थर्ड ग्रुप रखा था नॉन एनेक्स कंट्री के नाम से जाना जाता है, इसमें मोस्टली डेवलपिंग कंट्री थी। उनमें से 2 कंट्री निकल के आई थी जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिडक्शन के ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट किया था। उनमें से एक अर्जेंटीना थी, दूसरी कजाकिस्तान थी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 जिसको बोला जाता है, वो 2001 में बॉन जर्मनी में हुई थी। और इसमें जो एग्रीमेंट इंक्लूड किए थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको मैंने COP यानी जो क्योतो प्रोटोकॉल डिस्कस किया था कल लेक्चर में, उनमें डिस्कस किया था इन जो एग्रीमेंट है। बेसिकली ये पार्ट बने थे क्योतो प्रोटोकॉल के। तो इनमें से जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म इसमें इंक्लूड किए गए थे इस मीटिंग के तहत, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो 6ठी मीटिंग हुई थी वो 2001 में बॉन जर्मनी में हुई थी। उसमें जो एमिशन ट्रेडिंग, इसमें एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म निकल कर आया था कि एमिशन ट्रेडिंग और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन दूसरा पॉइंट था, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये जो तीनों मैकेनिज्म थे बेसिकली ये आउटकम थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 की मीटिंग बॉन जर्मनी। इसको मैंने एनलार्ज में बहुत ही विस्तार से क्योतो प्रोटोकॉल वाले सेक्शन में डिस्कस किया है, आप उसको नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 6 मीटिंग हुई थी उसके जो प्रमुख आउटकम थे फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म थे, जो कि 3 मैकेनिज्म थे। एमिशन ट्रेडिंग यानी उत्सर्जन व्यापार कर सकते थे जो डेवलपिंग कंट्री एक दूसरे के साथ, वहीं ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे, किसी प्रोजेक्ट में जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते थे ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके जो एमिशन टारगेट उनको दिया गया है उनको रिड्यूस करने के लिए। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री यानी नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 कंट्री उनमें पार्टिसिपेट कर सकती है, उनमें इन्वेस्ट कर सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती हैं, ताकि जो दोनों के टारगेट एमिशन टारगेट जो उनको दिए गए थे वो अचीव हो जाए। और साथ ही साथ एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के रूप में जो है ना नए प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो सके। इस तरीके से जो COP 6 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 मीटिंग 2001 में बॉन जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट जो इसमें जो आउटकम था वो ये था कि कार्बन सिंक का जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए इसमें प्रयत्न करने का प्रयास किया गया था। जो कार्बन सिंक हमारा क्या होता है, जहाँ पर जो एटमॉस्फेयर कार्बन है वो एब्जॉर्ब होते हैं। लाइक अगर हमारे जो ग्रीन फॉरेस्ट है यानी फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे ग्रीन पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। वहीं जो हमारा समुद्र लगभग 30 से लेकर 35% तक तो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से जो एग्जाम्पल है कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। तो उसमें ये बात कही गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 में कि कार्बन सिंक का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए ताकि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में और ज़्यादा उसको बेसिकली एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को हम बेसिकली बढ़ाना है, जिसमें हमने फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने की बात कही थी। और क्रॉपलैंड मैनेजमेंट भी एक तरीके का एक प्रोसेस हो सकता है कार्बन सिंक के एरिया को इंक्रीज करने के लिए। और जो भी हमारा जो अर्थ का पोर्शन है, जमीन है, लैंड है, जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है या फॉरेस्ट नहीं है, उसको रीवेजिटेशन या रीफॉरेस्टेशन की बात इसमें कही गई थी। ये प्रमुख रूप से कंपोनेंट थे कार्बन सिंक के एरिया को इंक्रीज करने के लिए। और इट इज द आउटकम ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 मीटिंग विच was took place on Bonn January in the year of 2001। इसी मीटिंग के दौरान ही फाइनेंसिंग के ऊपर कुछ बात कही गई थी कि देयर वाज एन एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 न्यू फंड्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द नीड ऑफ एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी का विकास करना या रिफॉरेस्टेशन करना या एफोरेस्टेशन करना, मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी को लाना जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेयर का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको निपट सकें, उसको प्रभावी रूप से कम कर सकें। तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो 3 महत्वपूर्ण फंड की बात की गई थी, फंड फॉर क्लाइमेट चेंज दैट सपोर्ट द सीरीज ऑफ क्लाइमेट मेजर, मतलब जो भी ऐसा मेजर्स होते हैं या प्रोजेक्ट होते हैं जो क्लाइमेट चेंज जो चेंज हो रहा है निगेटिव में उसको प्रभावी बनाने से उसको रिड्यूस करने के कदम में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको फाइनेंस कर सके। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड टू सपोर्ट नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं वो अगर कोई प्रोग्राम ऐसा अडॉप्ट करती है जो कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए निर्णायक सिद्ध हो, उनमें फंड की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से वो फंड दिया जा सके। और एक क्योटो प्रोटोकॉल एडेप्टेशन फंड
भी इसमें निर्माण करने की बात कही गई थी। इस तरीके से ये फाइनेंसिंग के क्षेत्र में जो फंड्स की बात होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 की मीटिंग हुई थी जो बोन जनवरी 2001 में, उससे ही ये निकल के आउटकम आया था। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 की मीटिंग होती है। बेसिकली जो COP8 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 इन 2000, इट वाज द ओनली मीटिंग दैट टुक प्लेस इन इंडिया। केवल UNFCCC की एकमात्र मीटिंग जो इंडिया में हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 थी। एग्जामिनेशन पार्टी से ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2002 में हुई थी। इसी साल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, जो कि साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में हुआ था 2002 में। और ये इसलिए इसको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, ये किया गया था कि 10 साल पूरे हो चुके थे। जो अर्थ समिट हुआ था रियो में, उसके 10 साल कंप्लीट हो गए थे। उस पर जो डिस्कशन या कुछ डेवलपमेंट जो हुआ उन पर डिस्कशन के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। और इट वाज इनफॉर्मली इसको निकनेम किया गया था रियो 10 के नाम से, क्योंकि 10 साल रियो समिट को हो चुके थे। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे 2002 से जुड़े। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग जो कि दिल्ली में हुई थी, फर्स्ट और ओनली सिंगल पार्टी दैट टुक प्लेस इन इंडिया, और दूसरा ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में। जो नेक्स्ट मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 11th मीटिंग थी 2005 में हुई थी, इसको CMP1 मीटिंग भी इसमें इंक्लूड की गई थी। तो COP11 और CMP1 ये दोनों ऑर्गेनाइज की गई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में। बेसिकली जो CMP1 क्या था, इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो CMP यानी C फॉर कॉन्फ्रेंस, M फॉर मीटिंग, P फॉर प्रोटोकॉल। जो भी चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो फाइनली केम इनटू फोर्स, मतलब बाध्यकारी हुआ था 2005 में हुआ था, तो यहाँ पर पहली मीटिंग हुई थी जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग थी, जो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टी की पहली मीटिंग जिसे CMP1 के नाम से जाना जाता है, वो यहीं पर मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। और जो UNFCCC की मीटिंग थी वो 11th मीटिंग थी। तो दोनों ही मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी। और इट वाज द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज एवर, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्रेंस एंड लार्ज वे में आज तक नहीं हुआ है क्लाइमेट चेंज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल को फोर्स में लाया गया था। ये केम इनटू फोर्स इन 2005। COP11 मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 11 मीटिंग मॉन्ट्रियल कनाडा में जो ऑर्गेनाइज की गई थी। इस घटना ने क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने के रूप में चिन्हित किया बेसिकली जो मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11th मीटिंग मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मीटिंग 2007 में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये 13th मीटिंग थी। वहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल यानी CMP की 3rd मीटिंग हुई थी यहाँ पर बाली इंडोनेशिया में। यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग नेशन थे यानी जो पार्टीज थी UNFCCC की, उन्होंने बाली रोड मैप को इसमें अडॉप्ट किया गया था। बेसिकली एक 2 ईयर प्रोसेस था जो कि वर्किंग टुवर्ड फाइनलाइजिंग द बाइंडिंग एग्रीमेंट एट 2009 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन कोपेनहेगन डेनमार्क। मीन्स इसे 2 साल का एक प्रोसेस था जिसमें बाइंडिंग एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना था और जो कि अडॉप्ट करना था 2009 में, जो कि UNFCCC की मीटिंग होने वाली थी कोपेनहेगन डेनमार्क में। ये प्री डिसाइडेड था। तो ये 2 साल का प्रोसेस था जिसमें बाइंडिंग एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने का, इसी को ही बाली रोड मैप के नाम से जाना जाता है। और ये बाली इंडोनेशिया में अडॉप्ट किया गया था, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 13th मीटिंग थी जो कि 2007 में ऑर्गेनाइज की गई थी। बाली रोड मैप के कंपोनेंट अगर जान लेते हैं, उसमें बाली एक्शन प्लान था और एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप को फॉर्म करना था, जिसका प्रमुख काम था जो एनेक्स 1 कंट्रीज थी, बेसिकली डेवलप्ड कंट्री जो क्योटो प्रोटोकॉल की थी, उनके साथ नेगोशिएट करना। 2009 का जो डेडलाइन दिया गया था जो भी बाइंडिंग एग्रीमेंट था उसको अडॉप्ट करने के लिए, इसमें अडॉप्टेशन फंड की बात कही गई थी बाली रोड मैप के तहत। और एक डिसीजन लिया गया था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, और साथ साथ रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन। ये 2 प्रमुख बिंदु थी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर इसमें डिसीजन लिया गया था बाली रोड मैप के तहत, और साथ ही साथ जो एमिशन को रिडक्शन करने के लिए थ्रू डिफोरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से एमिशन रिड्यूस होगा। ये प्रमुख बिंदु थी बाली रोड मैप की। यहाँ पर जो एक प्रमुख पॉइंट निकल के आया था बाली एक्शन प्लान, उसके तहत जो प्रमुख बिंदुएं थी जिन पर डिसीजन लेने के लिए स्टेप्स लिए गए थे, जिसमें कटिंग एमिशन था, मतलब उत्सर्जन में कमी करना, मिटिगेशन यानी
समन करना, मतलब तरीकों को खोजना ताकि हम जो उत्सर्जन हो रहा है उसको जो है ना कम किया जा सके और क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। फॉरेस्ट की एक बात की गई थी, यानी वन को बढ़ाना ताकि हमारा जो कार्बन सिंक का एरिया वो बढ़ सके। एडेप्टेशन मतलब उस टेक्नोलॉजी और एडेप्टेशन को अडॉप्ट करना जो कि क्लाइमेट चेंज के अनुकूल हो और उससे फाइट किया जा सके। और उसमें फाइनेंस की एक प्रमुख बिंदु था ताकि जो भी नए टेक्नोलॉजी या नया विकास हो रहा है उसमें फंड की कमी न हो सके और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वो प्रभावी हो सके। तो इस तरीके से बाली एक्शन प्लान के कुछ बिंदु थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो महत्वपूर्ण मीटिंग थी उनके बारे में डिस्कस किया और जो आउटकम थी उन मीटिंग की उनके बारे में डिस्कस किया, जिसमें जो प्रमुख मीटिंग चाहे वो मॉन्ट्रियल कनाडा की जहाँ क्योटो प्रोटोकॉल फाइनली इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, 2005 की मीटिंग थी, और साथ ही साथ बाली एक्शन प्लान और बाली रोड मैप क्या था। अपने लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद और जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।